दिल्ली में बारिश में अस्त व्यस्त हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सचिवालय में की बैठक। भारी बारिश और जल भराव को लेकर बैठक। दिल्ली सरकार के मंत्री समेत अन्य लोग मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर बारिश के चलते जिस तरह से दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई, इसके चलते अब बैठक की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली एक ही बारिश में अस्त व्यस्त। दिल्ली सरकार ने सचिवालय में की बैठक। भारी बारिश और जल भराव को लेकर बैठक। दिल्ली सरकार के मंत्री समेत अन्य लोग मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले अभी दिल्ली पानी के लिए तरस रही थी, पानी के लिए त्राही था, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई दिल्ली में, उसके बाद दिल्ली में हर तरफ से पानी पानी दिखाई दिया। उसको लेकर अब दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक की गई है। दिल्ली सरकार ने यह बैठक सचिवालय में की है। भारी बारिश और जल भराव को लेकर यह बैठक की गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। तो हर साल दावे किए जाते हैं जल भराव को लेकर कि इस बार व्यवस्था ठीक है, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है उसके बाद ही दिल्ली में कई जगह पानी भरने की खबर सामने आती, जिसके चलते लोग फिर से परेशान हो जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता तनु बालियंस। तनु, जिस तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन पहली बरसात में अब दिल्ली में जिस तरह से हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। सरकार के दावे बहुत रहते हैं, लेकिन फिर से वो दावे यहां पर उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया वो बात बिल्कुल सही है। और लगातार सुबह से राजधानी से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में सरकार जिस तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है वो साफ पता चल रहा है। कम से कम 40 से 45 मिनट का ट्रैफिक जाम सुबह रहा और इतना ज्यादा जल भराव था कि लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कत हो रही थी। इवन जो सांसद है वो भी संसद तक नहीं पहुंच पाए। और इसको लेकर जो तमाम जो दिल्ली के सांसद है, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, वो इस पर निगरानी रख रहे थे। वहीं दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो घुटनों से ऊपर जो है वहां पर पानी आ गया। और इसको लेकर उपराज्यपाल जो है वीके सक्सेना, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और जल भराव की समस्या पर उन्होंने चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें जो दिल्ली सरकार की जो संबंधित एजेंसियां है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे बाढ़ और सिंचाई नियंत्रण के जो विभाग है, उनको सबको लेकर उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। और साथ ही ये कहा था कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और नालों की सफाई नहीं की गई है, तो अब नालों की सफाई भी की जाए। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी जो छुट्टी पर गए हैं उनको वापस बुलाया जाए और जल्दी से इस समस्या का जो है निजात दिलाया जाए। लेकिन जिस तरीके से भागीरथ जी आपने भी जिक्र किया, और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे बीजेपी की सरकार एमसीडी में रही हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी, लेकिन हालात वही है। अभी थोड़े दिन पहले तो एक एक बूंद को दिल्ली तरस गई थी और आज की जो तस्वीरें अभी तक जो है वो रोडों पर जल भराव की स्थिति है। अभी तक भी पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है और अभी थोड़ी देर में ऑफिस की छुट्टी होगी तो एक लंबा जाम, करीब 1-1.5 घंटे का जाम हमें फिर से देखने को मिलेगा। और इस तरीके के जो हालात है वो हम हर बार देखते हैं। तनु, लेकिन जिस तरह से सचिवालय में बैठक हुई है, मंत्री इसमें शामिल हुए हैं, और ये बैठक क्या पहले से इनको अंदाजा नहीं होगा? कितने सालों से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार चल रही है, उनको भी पता होगा जब बरसात होती है तो कहां कहां जब भराव होता है और क्या कुछ स्थिति होती है। तो ये बैठक पहले क्यों इस तरह से प्रॉपर नहीं हो पाती है और इसका एक पक्का समाधान क्यों नहीं निकलता है? यहां पर जल भराव हुआ, उसके बाद फिर आप बैठक कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि ये खाना पूर्ति ही हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी राजनीति जो हो रही है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अब ग्राउंड लेवल की तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। और बिल्कुल सही बात आपने कही कि पहले बैठक नहीं किया, कि आज एकदम से इमरजेंसी बैठक बुलाई जब दिल्ली जो है वो त्राहिमाम हो रही थी, घंटों घंटों के जाम लग रहे थे और सांसद भी संसद तक नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद 2 बजे ये बैठक बुलाई गई और तमाम जो है वो निर्देश दिए गए। वही जो मेयर है शेली ओब्रॉय, उनका कहना यह है कि पहले से स्थिति बहुत बेहतर है, जिस तरीके से पहले पानी भरता था अब उस तरीके से नहीं भर रहा है, हम सुधार करेंगे। लेकिन ग्राउंड की जो तस्वीरें हैं, जो हम भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तमाम वादों की और दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। और अभी कुछ देर बाद आप देखिएगा घंटों घंटों का जाम यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा दिल्ली के अंदर। बिल्कुल तनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जरा सी बरसात में दिल्ली एक बार फिर से हर तरफ जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अब
सरकार की तरफ से सचिवालय में बैठक की गई, लेकिन सवाल तो यही है कि जब ऐसी स्थिति सबको पता है कि जैसे ही बरसात होती है स्थिति ऐसी दिखाई देती है, पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती है? हर बार से दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई जैसे बरसात होती है उस दावे की पोल खुल जाती है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भारी बारिश के कारण समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के घर के बाहर का इलाका जलमग्न हो गया। राम गोपाल यादव को उनकी गाड़ी तक 2 लोगों ने उठाकर पहुंचाया। यादव ने कहा कि एनडीएमसी ने बारिश को लेकर तैयारी नहीं की है। इस बार देर से बारिश हुई, लेकिन फिर भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। शहर में नालों की सफाई नहीं की गई। इस इलाके में ज्यादातर केंद्रीय मंत्री और सांसदों के घर हैं। गृह राज्य मंत्री भी हैं। बाहर निकलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया मुंडका में जलभराव के बीच सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने कहा, यह पहली मानसून की बारिश है। नालों की सफाई न होने के कारण प्री मानसून में ही नाले का पानी सड़कों पर भर गया। मैं इस समय मुंडका में हूँ। सब कह रहे हैं कि यहाँ के एमएलए लाकड़ा साहब को फुर्सत नहीं है। कहाँ है नारायण दास गुप्ता जो पैसों के दम पर एमपी बन के राजनीति कर रहे हैं? कहाँ पर है आपका संजय सिंह शराबखोर टिकट ब्लैक करने वाला? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर होगा। कहाँ पर है स्वाति मालीवाल? वो स्वाति मालीवाल तो आरोप लगा रही है केजरीवाल के ऊपर कि उसके चरित्र पर हमला किया गया। आपके एमएलए गायब, आपके मंत्री गायब, मुख्यमंत्री जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह बेल पर, और आतिशी जो है ये हो रही है। अंदर से लोग कह रहे हैं जय श्री राम। कि देखिए ये बसें कि क्या हालत हो रही है। केवल झूठा प्रचार, झूठे विज्ञापन। ये देखिए ये सारी बसें ये भारत सरकार ने मंत्रालय ने दी है। मैं कहना चाहता हूँ लोगों सड़कों पर आ जाइए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक हो जाइए, वरना ये सरकार दिल्ली को बर्बाद 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया है। दिल्ली बर्बाद हो गई है। दिल्ली के स्वरूपनगर में कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली को जलमग्न कर दिया है। दिल्ली सरकार लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, झूठे वादे करने का काम कर रही है। हमने पहले ही कहा था पहली बारिश में नाले की सफाई की पोल खुलेगी, और अब तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरी दिल्ली में हालात है, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, पॉश कॉलोनीज हो, या स्वरूपनगर जैसा ये क्षेत्र हो। आप देख सकते हैं पहली बारिश में क्या हालात इस पूरे क्षेत्र के हुए। 2 ट्रेन लगी है यहाँ पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ ये सारे जो नाले खोलने की बात थी उसकी पोल पूरी तरीके से सामने दिख रही है। चाहे वो नाले हो या नालियाँ हो, दिल्ली की सरकार लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, उनको झूठे वादे करने का काम कर रही है। और हमने पहले ही जैसे कहा था कि दिल्ली में जैसे ही पहली बारिश होगी इस दिल्ली की नालों की सफाई की पोल खुलेगी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जो सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन में पूरी शालीनता के साथ नीट पेपर लीक का एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया, लेकिन सदन में उनके माइक को बंद कर दिया गया, जो कि अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा हो। नीट के में पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस रूप से शालीनता से उठाया और कहा कि इस पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को ना सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ पूरा इंडिया गठबंधन संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया, और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दोबारा कि इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा हो और जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ले। अब तो साबित हो गया कि ये पेपर लीक हुआ था नीट के इम्तिहान का। ये पेपर लीक सरकार है, और सबसे ज्यादा पेपर लीक तो हरियाणा में ही हो रहे।
तो जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी लें। पेपर लीक की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ने वाले छात्रों को राहत देने के लिए मोहन सरकार प्रदेश में सख्त कानून लाने जा रही है ताकि प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके। अब पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार कड़ा कानून बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं कि यूपी ने जिस तरह से अध्यादेश लागू किया है वैसे ही मध्य प्रदेश में किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। प्रदेश की मोहन सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बना रही है। पेपर लीक करने वालों पर सरकार एक तरफा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तो दूसरी तरफ 10 साल के लिए जेल भी भेजेगी। सरकार इसका अध्यादेश जल्द लागू कर सकती है। इस मामले में हर तरह की परीक्षा का पेपर लीक करना गंभीर अपराध माना जाएगा। इस कानून के जरिए व्यक्ति, सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी और परीक्षा केंद्र सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसमें से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार इस कानून के तहत कार्रवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक में लिप्त शख्स की संपत्ति भी सरकार अटैच कर लेगी। इसका एक्ट का प्रारूप करीब करीब फाइनल है। अब इसे जांच के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा थी कि इस कानून को विधानसभा में इसी सत्र में लाया जाए, लेकिन अब इसे अध्यादेश के जरिए सत्र के बाद लागू किया जा सकता है। इस कानून के ड्राफ्ट को स्कूल शिक्षा विभाग तैयार कर रहा है। विभाग का कहना है कि इस कानून में सीधी जवाबदारी तय होगी। इसके प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चलेंगे। कानून के मुताबिक इस मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी में जमानत नहीं मिलेगी, यानी ये गैर जमानती अपराध होगा। इसमें अगर संगठित अपराध सिद्ध हो जाता है तो दोषियों पर जुर्माना और सजा दोनों ज्यादा से ज्यादा होंगे। परीक्षा में होने वाला खर्च दोषियों से वसूला जाएगा। दोषियों की संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि पेपर लीक मामले की जांच या तो असिस्टेंट कमिश्नर करेगा या डीएसपी। इससे नीचे का अधिकारी ये जांच नहीं करेगा। इस पर कांग्रेस नेता ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है, मुख्यमंत्री जी कृपा पूर्वक पहले ऐसे मामलों में मंत्रियों, राजनेता, अफसर, माफियाओं, दलालों के गठजोड़ को तो ध्वस्त कीजिए। व्यापम नरसिंह जैसे महाघोटालों का जनक ये संरक्षित गठजोड़ है। इतना तो तय है कि सीएम डॉक्टर यादव की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई हो और इसमें विपक्ष को भी चाहिए कि राजनीतिक स्थान पर सकारात्मक रवैया अपनाए। झारखंड में चुनाव से पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। रांची जेल से उन्हें रिहाई मिली है। सोरेन की 5 महीने बाद जेल से रिहाई हो पाई है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर निकलते वक्त हेमंत के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और अन्य लोग मौजूद थे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर 3 दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वो रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थे। महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने चुनावी सीजन में पेश बजट में बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से पेश बजट में मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस स्कीम का फायदा 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रखा गया है। इस स्कीम को 1 जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है अगले महीने से राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए 46,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट तय किया गया है। अगले महीने यानी जुलाई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट आने वाला है। इसी को लेकर आम लोगों के मन में भी अटकलें तेज हैं। लोगों का कहना है कि हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। डेली इस्तेमाल करने वाली चीजें महंगी होने से लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। इसी के साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सरकार को बजट में कुछ राहत देना चाहिए। नई सरकार का गठन हुआ है। श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम तो सरकार से ये उम्मीद चाहते हैं कि जो आम जनता है उसके हिसाब से ही बजट बने। इसमें क्या है, महंगाई इस समय बहुत बढ़ गई है और हम यही इच्छा जताते हैं कि इसमें महंगाई कम हो, आम जनता के हिसाब से सरकार बजट बनाए। प्रमुख रूप से हम देख रहे हैं कि व्यापारी लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, जीएसटी भी ज़्यादा है और हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो उस हिसाब से क्या है, सरकार इसका ध्यान दे। और प्रमुख रूप से ये बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ गई है, तो इस पे भी सरकार ध्यान दे। और इसके अलावा क्या है, जो कुछ हमारी छोटी छोटी जो ज़रूरतों के सामान हैं उस पर भी ध्यान दें।
सर जैसे महंगाई हो रही है, सब्जियों की रेट ज़्यादा हो रहे हैं, उसको कम होना चाहिए। और जहाँ तक पेट्रोल भी महंगा है और हमारे लिए साधन भी होना चाहिए, जैसे बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए फीस जमा नहीं कर पाते हैं। और जहाँ तक महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। खबर सख्ती से, जहां जांजगीर सांसद कमलेश जांगड़े ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने पत्र देकर क्षेत्र में रेलवे की अनिवार्य जरूरतों के लिए चर्चा करते हुए शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा से अलग होकर सक्ती जिला बन जाने के बाद सक्ती जिले के आसपास रेलवे स्टेशन से लाखों लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सक्ती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी की सुविधा की मांग की। वहीं अश्विनी वैष्णव के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पंजाब दौरे पर हैं। यहां अमृतसर में उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह के साथ शिष्टाचार भेंट की। हरमिंदर साहिब में उनके साथ काफी भीड़ नजर आई। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बरसते पानी में गड़ा वार्ड की चंदनगर कॉलोनी के जल भराव वाले क्षेत्रों का पैदल भ्रमण किया। उन्होंने मौके पर ही नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर स्थानीय नागरिकों को जल भराव की स्थिति से राहत दिलाने और समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी चर्चा की और उनकी इस समस्या को स्थायी रूप से निराकृत करने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह गढ़ा वार्ड में रामलीला मैदान स्थित सामुदायिक भवन में स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के बाद इंदिरा गांधी वार्ड स्थित पचमठा मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में शामिल होने जा रहे थे। तभी उन्हें चंदनगर कॉलोनी में जल भराव की सूचना मिली, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल वहां पहुंचे और जायजा लिया। पानी निकासी के जो प्रबंध हो सकते हैं उसके प्रयास थोड़ी ही देर में जारी हो जाएंगे। इसीलिए जिस समय पर आचार संहिता चल रही थी तब भी मैंने एक बैठक की थी और बैठक का उद्देश्य यही था कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद और बारिश के बीच में समय बहुत कम बचेगा, तब बहुत सारे काम हो नहीं पाएंगे और इसीलिए नालों की सफाई हो जाए, गहराई से सफाई हो जाए, जहाँ जहाँ पानी को लेकर निकासी को लेकर अवरोध है वो हटा दिए जाएं, इनको लेकर बैठक की थी। उसमें से काफ़ी कुछ काम हुए भी हैं, हम ये नहीं मान सकते कि काम नहीं हुए। नगर निगम ने सफाई के काम भी किए हैं, कोशिश भी अपनी तरफ से की है। यहाँ पर चूंकि कटोरे की स्थिति है, यहाँ पर लेवल काफ़ी नीचे है और उसके कारण चारों तरफ का पानी आके इकट्ठा होता है, लेकिन फिर भी निकासी के जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारे किए जाएंगे। मैंने अधिकारियों से दिल्ली में आप नेता जसबीर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत पहली बारिश में ही टूटकर गिर गई है और इसमें अब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी की संवेदनाएं इन सभी परिवारों के साथ है। आईजीआई एयरपोर्ट पर हुआ यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। इस टर्मिनल का उद्घाटन मार्च में नरेंद्र मोदी ने किया था। ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, लेकिन चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया और उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन के अंदर ये दूसरी घटना है जहां नए बने हुए टर्मिनल की छत टूटी है। कल जबलपुर के हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल की छत टूट जाती है। इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना में मृतक के परिवार को 1 करोड़ और घायलों के परिवार को 50 लाख रुपए देने की मांग करती है। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और देश के तमाम एयरपोर्ट्स केंद्र सरकार की एजेंसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं और दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर देश नहीं दुनिया के लोग भारत के प्रति अपनी एक अवधारणा बनाते हैं, उसकी छत दिल्ली की पहली बारिश में गिर जाती है। इस दुखद घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की खबर अब तक आई है और 8 लोग इंजर हुए हैं, घायल हुए हैं। आम आदमी पार्टी की संपूर्ण संवेदना और सहानुभूति इन सारे परिवारों के साथ है
जिन्होंने इस हादसे में या तो जान गंवाई या घायल हुए हैं। दोस्तों, ये केवल कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है। और ये हत्या इसलिए है क्योंकि ये वही टर्मिनल 1 बिल्डिंग है जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 10 को देश के सामने किया था। ये बड़ी गंभीर बात है कि मार्च 14, मार्च 15 को चुनाव घोषित होने थे, टर्मिनल 1 की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और मोदी जी मार्च 10 को जाके टर्मिनल 1 बिल्डिंग का उद्घाटन कर देते हैं। और होता क्या है, कुछ ही महीनों बाद पहली बारिश में पूरी छत टूट जाती है, लोग मरते हैं, लोग घायल। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या में शामिल होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है, जिसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मेरी करण महाराज जी को सलाह है कि उत्तराखंड राज्य की छवि को देश के अंदर और विश्व के अंदर इस तरह से खराब करने का वो प्रयास न करें। अच्छा रहेगा कि वो रचनात्मक सुझाव सरकार को दे। उत्तराखंड में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने प्रदेश पार्टी कार्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले की घटनाओं से सरकार सबक लेती और अपने नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती तो प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम सब मिलकर अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही है। 2020 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 2000 में बलात्कारों की संख्या 487 मामले, जो कि 9 हिमालय राज्यों में सबसे अधिक थे। उसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम शामिल हैं तथा नागालैंड और सिक्किम और त्रिपुरा भी। जो ताज़ा आंकड़ा 2024 का है, 23-24 का, वो और ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें फिर से हम पहले नंबर पर 9 हिमालय राज्यों में। ये मैं नहीं कह रहा है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, एनसीआरबी कहता है। और आप आंकड़े जानकर दंग रह जाएंगे। पूरे कुमाऊं मंडल में महिला अपराध के मामले उधम सिंह नगर जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे नैनीताल जिला है, और पूरे कुमाऊं में 1 जनवरी से 31 मई तक महिला अपराध के 660 मुकदमे दर्ज हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।